हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था टॉर्जन इफ़ेक्ट। टॉर्जन की इंट्रोडक्शन के बारे में देखा और उसके पैटर्न्स के बारे में देखा कि कितने तरीके से टॉर्जन होता है मोलस्का में। और मोलस्का की केवल गैस्ट्रोपोड जैसे होते हैं जिनमें कि टॉर्जन इफ़ेक्ट देखा जाता है। टॉर्जन इज़ द डिस्टिंक्ट एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर or feature of mollusca only in gastropod class and represent a significant departure from the ancestral molluscan plan. The feature of torsion induced changes in the organization of gastropods were first observed by स्पेंजल इन 1881। सबसे पहले गैस्ट्रन जो है गैस्ट्रोपोड प्राणियों में ऐठन या टॉर्जन एक मौलिक लक्षण देखा गया। वो देखा किसने? स्पेंजल नामक वैज्ञानिक ने द्वारा सबसे पहले देखा। और इन गैस्ट्रोपोड प्राणियों के संगठन में ऐठन के कारण होने वाली विशेषताएं इन वैज्ञानिक ने स्टडी की। सबसे पहले इन्होंने देखा। इसमें क्या होता है? इस लक्षण के कारण यह जो है मोलस्का योजना से अत्यधिक दूर हट जाने का निरूपण करता है। मतलब कि इनके एंसेस्टर से बहुत ही डिफरेंट होता है ये, यानी इनके पूर्वजों में कभी ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं दिखा, लेकिन सिर्फ इनकी डेवलपमेंटल स्टेज में यानी परिवर्धन की अवस्था में ही हमें ये जो ऐठन वाली अवस्था है या टॉर्जन इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगा? प्रावार गुहिका का विस्थापन, या हम कहें डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी स्टार्ट करने के पहले मैं फिर कहना चाहूँगी कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि कोचिंग सेंटर के नोट्स लेने से या कोचिंग ज्वाइन करने से या सिर्फ उन्हीं के भरोसे हम रहते हैं कि हाँ ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग वॉटएवर जो भी है, अगर आप डिसेंटली और डिसिप्लिनरी तरीके से हर चीज़ को एक्वायर करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तब तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के हम कहेंगे कि सिर्फ कोचिंग सेंटर या हम ऑनलाइन कोर्स ले लेने से मात्र काम नहीं बनता। आपको जो चीज़ें उपलब्ध करानी हैं, जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको पूरी की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अब ये जो है मैच्योर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी कहूँ मैं स्टूडेंट नहीं है, एस्पायरेंट्स हैं। अगर जो फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि वीडियो बोरिंग है या इसमें और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं है, या वॉटएवर हम जैसे कहते हैं कि हाँ सिर्फ हैंड रिटन नोट्स हैं। ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि उन लोगों को टाइम का वैल्यू अच्छे से पता है। और अब गॉसिप कर लेना या इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक दो जोक डाल देना अपने वीडियोस के अंदर, तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, ये सब चीज़ें वैल्यूएबल नहीं रहती। जो प्रायोरिटी सेट कर चुके हैं अपने अब आपके लिए, जैसे कि मैच्योर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है कि हम वीडियो के इंटरेस्ट के लिए कुछ अदर कुछ एक्टिविटी या हम जोक ले आएँ या अदर कोई ऐसी वैसी बातें कर लें, तो ये सब हमारे लिए नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन योर कंटेंट। आपको अपने कंटेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो जितना पॉसिबल होता है मैं जितना भी कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। जैसे इनवर्टिब्रेट अभी फाइलम हमें ऑलमोस्ट ही ख़त्म हो चुके हैं, इसके बाद एस्टेरियास आएगा, फिर हेमिकॉर्डेट, उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने भी हमारे पास टाइप स्टडी हैं वो मैं आपको लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे उसकी। उसके बाद कोई भी टॉपिक हम ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी। इन द पास्ट द मेंटल कैविटी वॉज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर रीजन, यानी कि पहले क्या था, मेंटल कैविटी कहाँ थी? पृष्ठ सतह पर थी। एंड द वेंट्रल लिम्ब वॉज वेरी शॉर्ट। वेंट्रल लिम्ब कैसा था? पहले बहुत शॉर्ट था। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लिम्ब कॉज्ड द मेंटल कैविटी एंड मेंटल कॉम्प्लेक्स टू मूव अवे फ्रॉम द हेड। Therefore, after the twist, the mental cavity opens just behind the head and its associated parts have moved forward. यानी क्या कह रहे हैं? आदि काल में यानी कि प्रिमिटिव स्टेज में या पोस्ट
हम कह सकते हैं रीजन में या पोस्ट काल में मेंटल कैविटी कहाँ पर थी, पश्च भाग में स्थित थी। और जो अधरीय पैर हैं वो बहुत छोटे थे। पैर की लंबाई में भी वृद्धि होने से प्रावार की गुहिका और प्रावार कॉम्प्लेक्स सिर से दूर होते गए, क्योंकि पैर की लंबाई बढ़ती गई, जिसके कारण जो मेंटल कैविटी है और मेंटल कॉम्प्लेक्स है वो उन दोनों में डिस्टेंस बढ़ता गया और ये मूव अवे फ्रॉम द सिर से ये दोनों दूरी पर जाते गए। उस कारण हुआ कि देयरफॉर आफ्टर द ट्विस्ट, यानी कि ऐंठन के बाद जो मेंटल कैविटी वो ठीक सिर के पीछे ओपन हो जाती है, क्योंकि ट्विस्ट हो जाता है 180 डिग्री घूम जाता है। इसके पिछले वीडियो में समझा रखा है, जिस कारण क्या होता है हेड के जस्ट पास में आ जाता है मेंटल कैविटी और इट्स एसोसिएटेड पार्ट एट द मूव्ड फॉरवर्ड, और यह उससे संबंधित भाग आगे की ओर खिसक जाता है। यानी कि उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं मेंटल कैविटी के अलोंग जितने भी पार्ट हैं वो सब आगे की ओर खिसक जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंटल कैविटी, पहली स्टेप में क्या हो रहा है, मेंटल कैविटी का डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से खिसकना। मेंटल कैविटी पहले पीछे थी, अब आगे आ गई है ट्विस्टिंग के कारण। सेकेंड पॉइंट है चेंजेस इन रिलेटिव पोजिशन, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं क्योंकि आपको सिर्फ अगर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाया जाता है तभी तो समझ में आते हैं। कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल से आप अगर लेंगे ना कोर्स, तब कोर्स लेने पर ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं। यूट्यूब चैनल से आप कोई भी वीडियो देख के और आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, पूरा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो शॉर्ट में 2-4 पॉइंट्स लगा के और अननेसेसरी वीडियो को लंबा करके और ये टॉपिक आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कम टाइम में सारा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। फिर है चेंजेस इन रिलेटिव पोजीशन, यानी कि उससे संबंधित पोजीशन में थोड़ा सा परिवर्तन, पारस्परिक स्थितियों में परिवर्तन। बिफोर द स्पेम्स द एनस स्कूटम एंड नेफ्रिडिया एंड पोस्टीरियर रीजन, यानी क्या करें, ऐंठन से पूर्व एनस है, कंकत क्लोम यानी कि पैक्टिन्स हैं, और नेफ्रिडिया कहाँ पर हैं, पोस्टीरियर रीजन की ओर हैं, और वेंट्रिकल और ऑरिकल के पीछे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं ये सब, एट्रिया यानी कि ऑरिकल आलिंद और निलय के बैक साइड पर होते हैं। कौन, ऐंठन से पहले एनस है, फिर पैक्टिन्स हैं, नेफ्रिडिया हैं, ये सभी पश्च भाग में होते हैं इनके पीछे। फिर आफ्टर द स्पैम्स, ये स्पैस्म यानी कि ट्विस्ट होने के बाद क्या होता है, द एनस स्कूटम एंड नेफ्रिडिया और एंटीरियर, ये अग्रभाग में आ जाएंगे आफ्टर द ऐंठन, यानी कि या टॉर्जन, ये टॉर्जन एंड द एट्रिया मूव्ड फॉरवर्ड, और एट्रिया कहाँ पर आ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा, एंड द वेंट्रिकल मूव्ड फॉरवर्ड। तो क्या होगा, उसके बाद आलिंद खिसक कर निलय के पास आ जाता है, यानी कि वो दोनों कैसे हो जाते हैं, आस पास हो जाते हैं। फिर इंटरनल जो सैक है उसकी इनिशियल स्टेज पर पोस्टीरियर डायरेक्शन बदल जाती है और वास्तविक अग्रमुख हो जाती है, यानी कि आगे की ओर आ जाएगा। कौन, वाइसरल सैक की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी और पोस्टीरियर रीजन से आगे की ओर ओरिएंटेड हो जाता है। कौन, वाइसरल सैक, यानी अंतरांग जितने भी हैं उनके, इन वाइसरल्स यानी अंतरांग, इंटरनल ऑर्गन्स। फिर इसके रिजल्ट से क्या होगा, रिजल्टिंग इन द वाइसरल ऑर्गन शिफ्टिंग मॉर्फोलॉजिकली फ्रॉम देयर इनिशियल राइट वर्ड एंड ओरिएंटेशन टू द लेफ्ट वर्ड ओरिएंटेशन। क्या कह रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन आकारिक रूप से प्रारंभिक दाहिनी ओर से बाहिनी ओर हो जाता है। यानी कि क्या होगा, ये कहाँ थे, राइट पर थे, लेकिन राइट से कहाँ हो जाएगा, राइट वर्ड ओरिएंटेशन था पहले इनका इनिशियल स्टेज में, और बाद में कहाँ हो जाएगा, टॉर्जन के बाद में लेफ्ट वर्ड इनका ओरिएंटेशन, यानी कि लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट इनका ओरिएंटेशन हो जाएगा। जो पहले अंग राइट में थे वो ट्विस्टिंग के बाद लेफ्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर टॉपिक क्या था अपना, चेंजेस इन रिलेटिव पोजीशन, यानी कि इनकी पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। एनस, नेफ्रिडिया, इन सब के पोजीशन में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट, फिर थर्ड पॉइंट है लूपिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की लूपिंग होना। द स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द माउथ टू द एनस इज ट्विस्टेड इनटू द लूप। तो पहले जो एलिमेंट्री कैनाल सीधी थी, अब वो लूपिंग के कारण क्या हो जाती है, या ट्विस्टिंग के कारण क्या हो जाती है, लूप फॉर्मेशन कर लेती है, तो कॉइल्ड हो जाती है, हम कह सकते हैं इसको, एक पाश बना लेगी, एक लूप बना लेगी। फिर फोर्थ पॉइंट है काइस्टोन्यूरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 2016 की फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में
सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मुझे ईयर जैसे या ध्यान नहीं है, पर ये क्वेश्चन बन चुका है कि काइस्टोन्यूरी क्या है। तो काइस्टोन्यूरी क्या है? फिगर ऑफ 8 जो हम कहते हैं ना, ये ट्विस्ट हो जाना, ये जो ट्विस्टिंग होती है फुट रीजन को और हेड रीजन को छोड़कर, इनमें जो ट्विस्टिंग होती है इसे नेक रीजन में मुड़ा हुआ है, जिसके कारण क्या बन जाता है? फिगर ऑफ 8 बनता है, यानी 8 की आकृति की जो पोजीशन है वो बन जाती है इस एनिमल की। इस पोजीशन को क्या कहते हैं? काइस्टोन्यूरी कहते हैं। देख लेते हैं क्या है। द प्लूरोवाइसरल नर्व कनेक्टिव ट्विस्ट एंड फॉर्म अ फिगर ऑफ 8 ऑफ दीज द राइट कनेक्टिव अलॉन्ग विद द गैंग्लियन reaches the top of the intestine and enters the supraintestinal, whereas the left connective reaches below the intestine and goes down infraintestinal। क्या कह रहे हैं? काइस्टोन्यूरी में क्या होता है? लंबे और मरोड़ विहीन अंतरांग, यानी कि ऐसे प्लूरोवाइसरल्स, ये क्या करते हैं? जो अभी तक तो ट्विस्ट नहीं हुए हैं, अभी सीधे हैं, उनमें क्या होता है? ट्विस्टिंग होती है। उनमें ट्विस्टिंग के कारण वो कितने घूम कर क्या बनाते हैं? 8 की आकृति बनाते हैं, और 8 की आकृति बनाकर गैंग्लियन सहित, किसके साथ? गैंग्लियन सहित ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन के ऊपर जाकर फिक्स हो जाते हैं और एक सुप्रा इंटेस्टाइनल फॉर्मेशन करते हैं। जबकि बायां संयोजक, या हम कहेंगे कि लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट कनेक्टिव, वो कहाँ रीचेज हो जाता है, कहाँ पहुंच जाता है? वो इंटेस्टाइन के नीचे पहुंचकर इंफ्रा इंटेस्टाइनल हो जाता है। यानी गैंग्लियन जो है कनेक्टिव्स हैं, कनेक्टिव गैंग्लियंस हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्विस्टिंग के दौरान या ट्विस्टिंग के साथ एक तो इंटेस्टाइन के ऊपर फिक्स हो जाता है, जिसको सुप्रा इंटेस्टाइनल कहेंगे, और एक क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन के नीचे की ओर ट्विस्ट हो जाता है, जिसके कारण उसको क्या कहेंगे? इंफ्रा इंटेस्टाइनल कहते हैं, जिस कारण ये एक फिगर ऑफ 8 बनाते हैं। इस तरह से 8 की आकृति हम कहते हैं, 8 की आकृति का पोजीशन ये लेते हैं। फिर है एंडोगैस्ट्रिक कॉइल। एंडोगैस्ट्रिक कॉइल क्या होता है? द कॉइल ऑफ द टेस्टिकल एंड शेल विच बिकम्स डॉर्सल और सुपीरियर बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन एंड एंडोगैस्ट्रिक में क्या है? द कॉइल ऑफ द टेस्टिकल एंड शेल which primitively dorsal or superior or exogastric before the contraction and become anteriolateral or endogastric after the contraction। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के पहले, टॉर्जन के पहले क्या हो रहा है? अंतरंग जो इंटरनल वाइसरल्स है और कवच की कुंडली यानी कि शेल जो है, उसके अंदर क्या होगा? बिफोर द टॉर्जन एक्सोगैस्ट्रिक थी, लेकिन जब टॉर्जन हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगी? इनकी पोजीशन एंडोगैस्ट्रिक हो जाएगी, यानी कि अंतः जठरीय हम कह सकते हैं, अंतर जठरीय कह सकते हैं। क्या चीज़? ये टेस्टिकल्स और अंतरांग सैक हैं और कोश हैं, यानी कि सॉरी, ये इसको क्या कहेंगे? कवच, शेल है। ये पहले एक्सोगैस्ट्रिक थे और काइस्टोन्यूरी बनने के बाद, टॉर्जन होने के बाद ये एंडोगैस्ट्रिक हो जाएंगे। 6th है लॉस ऑफ सिमेट्री एंड एट्रोफी। लॉस ऑफ सिमेट्री एंड एट्रोफी यानी सम्मिति का विलोपन और क्षीणता, यानी सम्मिति यहाँ पर गायब हो रही है। पहले तो इनमें सम्मिति थी, लेकिन बाद में सम्मिति चली जाती है। क्या होता है? आफ्टर द टॉर्जन द एनस इज डिस्प्लेस्ड टू द राइट साइड ऑफ द मेंटल कैविटी, दस लॉसिंग द इनिशियल सिमेट्री ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या हो रहा है? टॉर्जन के बाद एनस डिस्प्ले हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है कहाँ पर? राइट साइड ऑफ द मेंटल कैविटी, दाहिने स्थान पर चला जाता है मेंटल कैविटी के टॉर्जन के कारण। तो उसे क्या होगा? लॉसिंग द इनिशियल सिमेट्री, यानी जो प्रारंभिक सम्मिति है वो तो खत्म हो गई, उसका लोप हो गया, नुकसान हो गया, और उसका बॉडी ओरिएंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो वो बदल गया। द रिडक्शन और लॉस ऑफ द ट्रोपोग्राफिकली राइट पेयर्ड ऑर्गन्स इज अनदर कैरेक्टर फीचर ऑफ एसिमेट्री। यानी कि इनके शरीर की जो प्रारंभिक सम्मिति वो विलुप्त हो जाती है। प्रारंभिक बाएं या लेफ्ट और राइट जो सिमेट्री है, उसके कारण जो राइट साइड की जो सिमेट्री है इनिशियल स्टेज वाली, उसमें क्या होता है? टॉपोग्राफिकली
चेंजेस आता है, यानी राइट साइड पर जो सम्मिति थी या युग्मित अपेंडेजेस थे उनका समानित हो जाना या क्षीण हो जाना। तो राइट साइड से यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी भी सम्मिति वो लेफ्ट की ओर टर्न हो रही है। इसके पहले भी देखा अपन ने, राइट साइड पर जो ऑर्गन थे वो ट्विस्टिंग के कारण कहाँ ओरिएंट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पर ओरिएंट हो रहे हैं। तो इनमें टोपोग्राफिकली चेंजेस आया और इनमें क्या क्या रिडक्शन हो गया, सम्मिति का, अपेंडेजेस का, इन सब का क्या हुआ यहाँ पर, सम्मिति बिल्कुल से रिडक्ट हो गई। एग्जाम्पल अगर देखें तो पटेला में, हॉलियोटिस में और फिशोरेला में आदि में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर्कियोगैस्ट्रोपोड से बिलोंग करते हैं। अ पेयर ऑफ गिल्स टू ऑरिकल्स टू एंड पेयर्ड किडनीज preserve maximum symmetry but the right kidney function as a gonad। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्टिंक्ट हो गई, सम्मिति इनकी डिस्टिंक्ट हो गई, सॉरी डीजनरेट हो गई, चली गई। और इसके अलावा पेयर किडनी, पेयर ऑफ गिल्स का एक जोड़ी, 2 ऑरिकल ये और 2 किडनी, ये क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व मैक्सिमम सिमेट्री, ये सम्मिति बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग के कारण जो राइट किडनी है वो तो कहाँ चलेगी, लेफ्ट में चलेगी, और वो किसकी तरह फंक्शन करने लग जाएगी, गोनाड की तरह फंक्शन करने लग जाएगी। फिर इन द मोर स्पेशलाइज्ड मेसोगैस्ट्रोपोड और मोनोकार्डिया, जैसे पाइला है, बक्कीनम है, लेटिरिना है, ये सब, इनमें क्या होगा, ऑफ द डेक्स्ट्रल फॉर्म द टोपोग्राफिकली राइट skeletoma, auricle, cecum, hypoglossal gland and kidney disappear and the opposite occur in the left side form. The remaining gills have filamentous in only row monopectinate gills। क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा जैसे कि पटेला में और हेलियोटिस में, इनमें तो क्या हो रहा है कि एक जोड़ी गिल्स हैं और 2 आलिंद हैं, युग्मित वृक्क है, ये तो अपनी सम्मिति को सुरक्षित रखने का मैक्सिमम प्रयास करते हैं। लेकिन जो राइट वाला किडनी है वो किसका कार्य करती है, ट्विस्ट हो जाती है, उसके कारण वो लेफ्ट में आ जाएगी और वो गोनाड की तरह फंक्शन करेगी। ये पोर्शन हमने देख लिया। फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड ये क्लास हैं, कौन कौन सी, मेसोगैस्ट्रोपोडा और मोनोटोकार्डिया। ये क्या करें, इनके जो ऑर्गेनिज्म है ना, पाइला है, बक्सीनम है, लिटोर्निया है, ये क्या करेंगे, इनमें दक्षिणावर्त रूपों में स्थलाकृति दाहिनी जो पैक्टिनेड है, ऑरिकल है, ऑस्फ्रिडियम है और ब्रैंकियल ग्लीन है, किडनी है, ये सब विलुप्त हो जाते हैं। और जो इसका एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म है इनमें विपरीत होता है, यानी क्या कह रहे हैं, इनमें किस तरह का ओरिएंटेशन होगा, डेक्स्ट्रल होगा, क्लॉकवाइज होगा, और इसके पहले हमने पढ़ा वो एंटी क्लॉकवाइज था। तो इनमें डेक्स्ट्रल फॉर्म में ट्विस्ट होता है, इसकी जस्ट ऑपोजिट होता है, दूसरों से जस्ट विपरीत प्रकार का और ओरिएंटेशन होता है या टॉर्जन होता है, जिसके कारण ये सारे ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और शेष क्या बचता है, गिल में केवल फिलामेंट बचते हैं और एक मोनोपैक्टिनेट गिल प्रेजेंट, इसीलिए इनमें मोनोपैक्टिनेट गिल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स तो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। क्यों, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म में स्पेशल्स हैं, कौन है स्पेशलाइज्ड, कौन है, मेसोगैस्ट्रोपोडा और मोनोकार्डियाना जो हैं, ये दोनों क्या है, स्पेशल हैं। इनमें ट्विस्टिंग या टॉर्जन कैसा हो रहा है, इनमें तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, सब में एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन ये इनमें क्या होता है, इनमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, डेक्स्ट्रल फॉर्म में होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो ये थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ टॉर्जन के बारे में था। अगला टॉपिक देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्जन, यानी ये सब जो हो रहा है, टॉर्जन, ट्विस्टिंग, 180 डिग्री पर घुमा हो जाना, अपनी पोजीशन से ऑर्गन्स का हटकर दूसरी जगह लोकेट हो जाना, तो ये सब क्यों हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम देखते हैं, महत्व क्या है इसका। क्योंकि ये एवोल्यूशनरी तो है नहीं, अगर इम्पॉर्टेंट होता तो कई पीढ़ियों से चला आ रहा होता, या हम इनके एंसेस्टर में भी ये देखने को मिलता है, इसके पहले वाले जितने भी फाइलम्स हमने पढ़े उनमें भी देखने को मिलता, पर उनमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता है।
तो इसके लिए स्टडी किया गार्स्टैंग ने 1982 में सबसे पहले अध्ययन किया। उन्होंने क्या देखा कि इसका महत्व यानी टॉर्जन का जो इम्पोर्टेंस है मुख्यतः किसको होता है, गैस्ट्रोपोड के लार्वा को होता है। इसका इम्पोर्टेंस किसको मिलता है, गैस्ट्रोपोड के लार्वा को इम्पोर्टेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि जब ये गहरे पानी में होते हैं, अकॉर्डिंग टू गार्स्टैंग, टॉर्जन फर्स्ट अकर्ड एज अ लार्वल म्यूटेशन of advantage to the larva adapted to pelagic life but of little direct use to the adult। यानी कि ये जब अपनी लाइफ को व्यतीत करने के लिए इनका जो अडेप्टेशन होता है वो गहरे पानी में होता है, जो कि एडल्ट में ऐसा नहीं होता। तो गहरे पानी में अडेप्टेशन में ये हेल्प करता है। इनमें कैसे हेल्प करता है देखते हैं। जबकि ये लार्वा को ही, ये टॉर्जन जो है वो लार्वा के लिए ही है और लार्वा को ही हेल्प करता है, एडल्ट को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। फिर बिफोर टॉर्जन यानी टॉर्जन के पहले क्या होता है, जब लार्वा डेवलपमेंटल स्टेज में कवच में सिमटना प्रारंभ होता है तो इसके पैर पहले कवच के अंदर चले जाते हैं, फिर सिर और विलम सबसे बाद में एंटर करते हैं। फिर जब ये बिफोर टॉर्जन की बात हो रही है, जब टॉर्जन हो जाता है यानी आफ्टर टॉर्जन, द मेंटल कैविटी, हेड एंड विलम कुड विड्रॉ फर्स्ट फॉलोड बाय द फुट। यानी जब ऐठन के बाद वाली जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है, मेंटल कैविटी आगे आ जाती है, इसके जिससे हेड है, विलम है, वो पैर के बाद आते हैं और अंदर की ओर खींचे चले आते हैं। फिर जब कवर बंद किया जाता है यानी कि ओपरकुलम द्वारा पोर बंद हो जाता है, तब विलम के जो सीलियां हैं उनमें गति बंद हो जाती है। लार्वा समुद्र की तली पे बैठ जाता है, जिससे लार्वा अपने शत्रुओं से सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। तो ये तो कहा था गार्स्टैंग के अकॉर्डिंग। अब एक और वैज्ञानिक आ रहे हैं, J.E. मॉर्टन। ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मॉर्टन 1958, ये क्या कह रहे हैं कि मेन एडवांटेज ऑफ टॉर्जन मस्ट बी टू द एडल्ट। फर्स्टली टॉर्जन प्रमोट्स स्टेबिलिटी in the adult by placing bulky mass of animal nearer the substratum। ये क्या कह रहे हैं, ये उल्टा कह रही है कि ऐठन जो या जो हम कहेंगे टॉर्जन है उसका बेनिफिट एडल्ट को मिलता है। कैसे मिलता है? फर्स्टली जो एडल्ट है उनमें ट्विस्टिंग हो रही है, ट्विस्टिंग के कारण इनमें स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, और इसका जो भारी एक जिसको पैर होता है या इसका जो सबस्ट्रेटम होता है, हम आधार जो कहें, इस बॉडी का जो मास होता है ना, मस्कुलर जो बॉडी है वो भारी होती है, जिसके कारण ये उस कवच के पास में आ जाता है और ट्विस्टिंग के कारण जो भारी भारी ऑर्गन है वो पास में आ जाते हैं। फुट है, उनका इंटरनल मास है, वो वाइसरल ऑर्गन्स हैं। और जबकि दूसरे आदि मॉलस्क प्राणियों में जो मेंटल कैविटी है उनमें गिल सहित पश्चिम भाग में स्थित होती है। क्या कह रहे हैं, मॉलस्क प्राणियों में जो मेंटल कैविटी है वो गिल्स के साथ पोस्टीरियर रीजन में होती है, लेकिन गैस्ट्रोपोड, हम पर्टिकुलर गैस्ट्रोपोड की बात कर रहे हैं, इनमें मेंटल कैविटी कहाँ होती है, आगे होती है। क्योंकि टॉर्जन जो प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल किन में मिलती है, गैस्ट्रोपोड में मिलती है, अदर एनी मॉलस्क में नहीं मिलती। अब क्या होता है, जब वाटर करंट चलती है यानी जब जल धारा के विपरीत गति करनी होती है, तब क्या होता है, वाटर करंट की जो रेस्पिरेटरी धारा है वो प्रावर गुहिका में पीछे से प्रवेश करती, तब इसके विपरीत होती है। और ऐठन के बाद या टॉर्जन के बाद प्रावार गुहिका का पीछे की ओर से खिसक कर आगे की ओर आ जाना और गिल्स के द्वारा श्वसन करने वाले जंतु को कुछ लाभ हो गए हैं। यानी क्या कह रहे हैं, मेंटल कैविटी में पहले एंटर करेगा पानी, तो जो पीछे की ओर मेंटल कैविटी अगर होती तो इनको सांस लेने में दिक्कत आती, क्योंकि पानी में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो ही आएगी, लेकिन इनकी मेंटल कैविटी ट्विस्टिंग के कारण कहाँ आ जाती है, आगे की ओर आ जाती है। तो दूसरे मॉलस्क हैं उनसे ये ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि उनको सीधी वाटर करंट सामने से पानी आ जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, जिससे ये आसानी से श्वसन कर सकते हैं और हेड के पास आ जाते हैं। ट्विस्ट होकर मेंटल कैविटी कहाँ जाती है, ट्विस्ट होकर हेड के पास आ जाती है। फिर इस कारण से ये बेनिफिट हुआ कि वे अपने सम्मुख होने वाले शांत जल से, यानी जो सेडिमेंट जो वाटर है उससे क्या होता है, शांत जल से इंटर करंट जो कैनाल वाटर करंट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐठन के कारण या टॉर्जन के कारण मेंटल के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सिर के प्रदेश के यानी कि हेड रीजन के साथ साथ उनके अंगों के पास आ जाते हैं
और जो ऑस्प्रिडियम है उसको हेड के सिरे पर स्थित होने का अवसर मिल जाता है। यानी ऑस्प्रिडियम क्या होता है? ऑस्प्रिडियम ऐसा एक इनके पास स्ट्रक्चर है इन मॉलस्क के पास, जो कि वाटर के साथ आने वाले रसायन का, सेंसेशन का रिसेप्टर होता है और कीमो रिसेप्टर का काम करता है। यानी कि उसी पानी को और उसी फूड को वो अंदर आने देता है जो कि इनके लिए सही होते हैं। तो ये फिल्टर फीडर होते हैं या पानी को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। और ये जलयक्षिका हिंदी में कहते हैं इसको। ऑस्प्रिडियम कहाँ पर आकर आ जाती सिचुएटेड हो जाती है? ये ऑस्प्रिडियम आकर इनके सिर के पास ही आकर सिचुएटेड हो जाती है। कब? ट्विस्टिंग के बाद। तो ये इनके लिए बेनिफिट है। तो हम फ़ायदे गिना रहे हैं, हम फ़ायदे देख रहे हैं। इन्होंने कहा था कि लार्वा को फ़ायदा होता है, ये कह रहे हैं कि एडल्ट को फ़ायदा होता है। तो किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो हम देख रहे हैं। इसके साथ ये और क्या कह रहे हैं? तो ये यही वाला बेनिफिट गिना रहे हैं, जैसे कि अगर ऑस्प्रिडियम उनके हेड के पास आ जाए तो हेड के ऊपर टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेड के ऊपर आईज भी प्रेजेंट हैं, तो उनको एक साथ हो जाने का अवसर मिल जाता है, जिससे उस एनवायरनमेंट में निरंतर रूप से नियंत्रण बना रहता है। जब एनिमल मूव करता है तो उनके जो ऑर्गन्स हैं जो उनके लिए रिक्वायर्ड हैं, रिसेप्टर हैं, वो सिर के पास आगे की ओर आ जाते हैं जहाँ से वाटर एंटर कर सकता है। इसके अलावा टॉर्जन होने से एडल्ट एनिमल की कॉइलिंग हो जाती है, जिसके कारण कवच के अंदर बहुत आसानी से वो क्या कहते हैं खींच कर अंदर की ओर आ जाते हैं। यानी कि इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है ना, कॉइलिंग है, तो मूव करके ट्विस्ट होकर अंदर की ओर वो आकर सेफ रहते, अपने आप को सेफ कर लेते हैं उस कवच के अंदर। तो ये बेनिफिट गिना है टॉर्जन के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटॉर्जन देखेंगे और मोलस्का। फिर उसके बाद हम इकाइनोडर्मिटा का फाइलम देखेंगे। थैंक यू। वंस अगेन मैं फिर कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कोई नॉर्मल इंसान के लिए, या हम कहेंगे कि ऐसे ही कोई बिना मूड के तैयारी करने वाले जो सिंसियर नहीं हैं, वो मेरे वीडियो तक आ ही नहीं पाएंगे, और ओपन भी करेंगे तो वो तुरंत बंद करके चले जाएंगे, क्योंकि इतनी टॉलरेंसी साधारण लोगों में नहीं होगी या इतना बियरिंग नहीं पावर उनमें होती है नॉर्मल लोगों में। जो सच में तैयारी कर रहे हैं और जिनको वास्तव में ज़रूरत है उनको तो ये वीडियो मिल जाएगा, और हर किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसे झेल सकें। थैंक यू।